बहुत शुक्रिया ज़ुबैर, आपने हमें ज्वाइन किया। कौमी सलामती का इजलास आज हुआ, लेकिन कौमी यकजहती का मुजाहरा फिर भी हम ना कर सके। मुल्क की एक बड़ी जमात वो इसमें शामिल ना हो सकी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और इस वक्त हमारी डिस्कशन यही चल रही थी कि एक तरफ उनको दावत भी दी जाती है, दूसरी तरफ उनको JIT में पेशियाँ भी हो रही हैं कि आप तो मुल्क के वैसे ही ख़िलाफ़ हैं, आप तो मुल्क दुश्मनों का जो एजेंडा है उसको परवान चढ़ाते हैं। तो क्या कन्फ्यूजन है ये अस्करी और सियासी क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर, और आज क्या कुछ होता रहा इस्लामाबाद में? नीलम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू किया, उसके ऊपर भी बहुत बहुत मुबारक हो। आपके लिए नेक तमन्नाएं हैं, नेक ख्वाहिशात हैं, बहुत सारी दुआएं आपके लिए हैं। इस्लामाबाद में जो कुछ इस वक्त चल रहा है, सबसे ये बड़ा इम्पोर्टेंट नुकता है कि सियासी क़यादत जो है वो एक पेज पर नहीं है या एक पेज के ऊपर नहीं आती। देखिए, मसला ये है कि ये जो दहशतगर्दी का इशू है, ये इस पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर अगर कोई ये समझता है कि ये मौजूदा जो पार्लियामेंट है इसके अंदर कोई ब्रीफिंग करवा कर और इसमें कोई फैसला कर लिया जाए, तो वो उसमें पूरी कौम को एतमाद नहीं होगा। यही वजह है कि अभी तक जो है वो एक फुल थ्रॉटल जो ऑपरेशन जो इस वक्त दहशतगर्दी का खात्मा करना है, तो एक ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन वो नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है कि पूरी कौम जो है उसका एतमाद नहीं है। उसको एतमाद में लाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक जगह पर बिठाना होगा, और वो ये नहीं है कि एक दिन या चंद घंटों की ब्रीफिंग हो और उसमें मामला खत्म हो जाए। ये एक डेलिब्रेशन के साथ ये सारी चीजें होंगी। 2-3 दिन इसके ऊपर जो है वो जिरगा होना चाहिए, जिसमें सबसे जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी बिठाना होगा। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा का जो कबायली अजला है, वहां पर जो इंसर्जेंसी है वो, और बलोचिस्तान की जो इंसर्जेंसीज है, दो मुख्तलिफ चीजें हैं। ठीक है, इस वक्त दोनों जो है दहशतगर्दी की जद में है, लेकिन इंसर्जेंसी की जो वजूहात हैं दोनों मुख्तलिफ हैं। उसको भी एड्रेस करने के लिए जब तक आप वहाँ के लोगों को, वहाँ के नाराज लोगों को नहीं बिठाएंगे, आप उनसे बात नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक तो मसले का हल नहीं निकलेगा। अब महरंग बलोच जिस तरीके से उनके पास एक बहुत बड़ी ताकत है बलोचिस्तान के अंदर, महरंग बलोच को आप एक कैटेगोरिकली ये कह दिया जाता है, उनके ऊपर रेड लाइन लगा दी जाती है कि भाई वो सेपरेटिस्ट है, वो अलहदगी पसंद है और अलहदगी पसंदों के साथ बात नहीं की जा सकती। तो महरंग बलोच जब इस्लामाबाद आई थी तो वो तो कोई अलहदगी पसंद वाली बात तो नहीं की उन्होंने, ना ही वो उनके पास एक पॉपुलर लीडर भी है बलूचिस्तान में, क्योंकि जो बलोच के वहां पर सरदार हैं वो एक काफी ज्यादा गैर मकबूल हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहकर वर्किंग की है और जो बलोचों के हुकूक है उनका यकीनी नहीं बनाया। तो अब इस वक्त मारंग बलोच जो है वो वहां पर एक मकबूल लीडर के तौर पर सामने आई है, लेकिन उनकी आवाज नहीं सुनी जाएगी, उनसे बात नहीं की जाएगी। इसी तरह अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी कुवत है, सियासी कुवत है। अगर PTI को आप इसमें से माइनस कर दें तो दूसरी बड़ी सियासी कुवत, सियासी तो आप नहीं भी कह सकते, लेकिन एक जो कुवत है जिनके पास अवाम है, जिनकी आप कह सकते हैं कि पॉपुलैरिटी है, वो PTM की मंजूर पश्तीन है। अब रियासत जो है वो ये कहती है कि ये दहशतगर्द है, ये सेपरेटिस्ट है, इनसे हम बात नहीं करेंगे, ये आइन को नहीं मानते। हालांकि मंजूर पश्तीन जब कौमी जरगा हुआ था तो उन्होंने इसी चीज का मुतालबा किया कि पाकिस्तान का जो आइन है वो असल शक्ल में बहाल होना चाहिए। मारंग बलोच भी ये कहती हैं। फिर खैबर पख्तूनख्वा में जो सबसे बड़ी सियासी कुवत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये टैग कर दिया जाता है कि ये इंतशारी ठोला है, और ये जो है ये गद्दार भी है, और ये इदारों के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा भी करते हैं, जहर भी उगलते हैं। लेकिन अब देखा जाए तो ये इस सारी सिचुएशन के अंदर जब तक पूरी इन तमाम लोगों की जो ग्रीवेंसेस हैं वो दूर नहीं होगी, तो आप दहशतगर्दों के खिलाफ जंग किस तरीके से लड़ेंगे, कैसे आप उसके ऊपर जो है वो पूरी यकसुई के साथ बात कर सकेंगे। ये एक इस्लामाबाद के अंदर जो पार्लियामेंट का एक कमेटी थी, उसको उसमें बुलाया गया। अब पहले जो बात ये है, तो ये तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी थी। अब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं बुलाएगी कि शायद उसमें फिर इमरान खान का मुतालबा आता कि इमरान खान जो है उनको रिहा करना पड़ेगा या पे रोल के ऊपर लाना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि इससे पहले इमरान खान एक सियासी कैदी हैं, उनके जो मुकदमात हैं वो इससे पहले मुकदमात एक तरफ चलते रहेंगे। अगर एक दिन 2 दिन के लिए उनको पैरोल के ऊपर रिहा कर दिया जाता है, तो ये जो नफरतें हैं या जो ये खलीज है इदारों के दरमियान, अवाम के दरमियान, ये खलीज कम करने का एक मौका भी मिलता है। तो इस तरह भी सोचना चाहिए। आप देखें हर चीज को, जिस तरह आज आर्मी चीफ ने भी पार्लियामेंट के अंदर अपने खिताब में ये कहा कि हमें हार्ड स्टेट के तौर के ऊपर
काम करना होगा। देखिए, आप हार्ड स्टेट के तौर के ऊपर काम डेफिनेटली करें। जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, जो पाकिस्तान की आइन को नहीं मानते, उनके खिलाफ तो कोई भी उनके साथ नरमी या लीनियंसी वाला मामला नहीं होना चाहिए। लेकिन जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो जिनके पास मैंडेट है, जो जिनके पास अवामी मकबूलियत है, उनके ऊपर अगर आप हार्ड स्टेट के तौर पर सामने आएंगे, तो फिर तो अवाम के अंदर खलीज तो बढ़ेगा। अब सबसे सबसे ज्यादा इस वक्त इम्पोर्टेंट जो नुकता है, वो अगर कोई समझना चाहे तो वो ये है कि पाकिस्तान की जो आवाम है, उसके दरमियान और इदारों के दरमियान जो एक बहुत बड़ा खलीज है, उस खलीज को दूर करने की जरूरत है, इससे पहले कि ये किसी और आग की तरफ हम चले जाएं। इस खलीज को दूर करने के अलावा हम कोई भी स्टेप उठाएंगे, वो स्टेप कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें अवाम की बैकिंग नहीं होती। जब भी रियासत कोई कदम उठाती है, तो अवाम को एतमाद में लिया जाता है। अवाम जब एतमाद में नहीं लिया जाएगा, तो ये तो फिर एक सिर्फ वही रस्मी तो ब्रीफिंग होती जुबैर, है। आज जैसे कि आपने बताया कि 3 मेन स्टेक होल्डर्स वो मौजूद नहीं थे, तो फिर सलामती के हवाले से क्या फैसले सामने आए? अब किस तरह से कौमी सलामती के हवाले से फैसले किए जाएंगे इन स्टेक होल्डर्स के बगैर? देखिए, इसमें तो अपोजिशन की एक ही जमात शामिल थी, JUIF। इसके अलावा तो अपोजिशन कहीं नजर ही नहीं आई। ये तो एक तरह से हुकूमती एक कमेटी थी जिसमें ब्रीफिंग दे दी गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने उसमें शिरकत जरूर की और करना भी चाहिए था। वो चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे के और बड़ी अच्छी बात है। मैं तो ये समझता हूँ कि जिस तरीके से वजीर आला को वहां पर भेजा गया या वो गए, ये एक अच्छा फैसला था कि जो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनका और पार्टी के मामला जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होने चाहिए। वो चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर वहां पर गए और उन्होंने बातचीत भी की, लेकिन मसला ये है कि बातचीत करने के लिए अगले सुनने के लिए भी तैयार। जब सिर्फ वहां पर मकसद ये हो कि हम आएंगे, तकरीर करेंगे, ब्रीफिंग देंगे और उसके बाद फैसला होगा और हम उठ के चले जाएंगे और किसी में जुर्रत नहीं होगी कि बात करेंगे, तो फिर आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जहां तक बात है इस वफाकी हुकूमत की, वजीर आजम जब काबीना में एक्सटेंशन करते हैं, तो वो एक्सटेंशन की अप्रूवल भी किसी और से लेते हैं। फिर 2 दिन तक जो है वो उनको पोर्टफोलियोज नहीं दिए जाते, और पोर्टफोलियोज की ताखीर इसलिए होती है कि वो भी कहीं और से जो है वो अप्रूवल दी जाती है। तो फिर आप गवर्नेंस के ऊपर भी किस तरह बात कर सकते हैं कि सारे मामला आपने अपने हाथ में कंट्रोल किए हुए हैं। जिस तरह मौलाना फजल रहमान ने भी आज इजलास के अंदर ये कहा कि आप हमारे ऊपर एतमाद करें, हमें कोई टास्क दें तो हम जाकर काम करें। देखिए, सियासी जमातों को बुलाने का मकसद क्या है? अगर आप सियासी जमातों को बुलाकर सिर्फ ये मकसद है कि उनको ब्रीफिंग देंगे, उनको सिक्योरिटी सूरत हाल बताएंगे, उनको ये बताएंगे कि हमने इतने ऑपरेशन किए इतने अरसे में हमारे इतने जवान जो है वो शहीद हुए हैं और अब हम ये करने जा रहे हैं, तो इससे तो कोई फायदा नहीं है, इसका तो हल नहीं निकलता। सियासी जमातों को आप टास्क दें। अब इसमें ना नवाज शरीफ साहब थे, अब वो एक बहुत बड़े साबिक वजीर आजम रहे हैं, 3 बार मुल्क के वजीर आजम रह चुके हैं, उनको इस कमेटी के अंदर मदऊ ही नहीं किया गया। तो इससे भी संजीदगी का आप अंदाजा लगा लें। फिर मौलाना फजल रहमान यहाँ पर मौजूद है। जुबैर, आप फजल उनकी रहमान बात कर रहे हैं, सुनने में तो ये भी आया है कि मोहसिन नकवी साहब ही नहीं थे इसमें। मोहसिन नकवी साहब की तो तबीयत ठीक नहीं है और वो मेरी इतलात के मुताबिक वो एक आध दिन में वापस आ जाएंगे। वो बैरून मुल्क है, इलाज की गर्ज से उनको कोई बीमार थे, पिछले कोई 1 हफ्ते 10 दिन से वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। तो चले वो एक अलग एलिमेंट है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब अगर आ भी जाते तो जिन लोगों ने जो बात करना है, जो मोहसिन नकवी साहब को लाए हैं, उन्होंने ही फैसले करने हैं, उन्होंने ही बात करनी है। तो मौलाना फजल रहमान की मैं बात कर रहा था कि मौलाना फजल रहमान इस वक्त अफगान जो तालिबान हुकूमत है उनके अंदर उनका बड़ा असर और रसूख है, और इलेक्शन से पहले उनको मौजूदा जो रजीम है, एस्टैब्लिशमेंट की जो क़यादत है, उन्होंने अफगानिस्तान भेजा था कि आप उनके साथ मुज़ाकरात करें और मामलात को किसी हल की तरफ लेके जाएं। और मौलाना फजल रहमान काफी हद तक वो कामयाब भी हो चुके थे। लेकिन मसला ये है कि जब वो वापस लौट कर आए तो उन्होंने कहा जी जो हमारी अस्करी क़यादत है, उन्होंने बात मानने से ही इनकार कर दिया। यानी जिन लोगों ने खुद मौलाना को भेजा, उन्होंने मौलाना के नीचे से कारपेट ही खींच ली। और इस तरीके से जो अब्दुल मालिक साहब हैं, जिन्होंने गुज़िश्ता दिनों एक इंटरव्यू भी दिया जब वो वज़ीर आला बलोचिस्तान थे, उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे मुझे उन्होंने भेजा और मैंने बलोचों के साथ बात की और जब वापस आया तो मुझे कहा गया कि हम तो नहीं मानते। तो जब सियासी लोगों को आप बीच में इन्वॉल्व करते हैं, तो फिर सियासी लोग तो सियासत के साथ, मुज़ाकरात के साथ, डायलॉग
کے ساتھ بات کرنے کے قائل ہیں, بندوق تو نہیں اٹھا سکتے. تو زبیر صاحب آرمی چیف جب بات کرتے ہیں, آرمی چیف جو ہے وہ آپریشن کی بات کرتے ہیں, وہ کلا کما کی بات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ایک جو سپہ سالار ہے اس کو مذاکرات کی بات کرنی بھی نہیں چاہیے. جی. ایک سپہ سالار جو ہے وہ تو ٹھیک ہے, اس کو یہی موقف اپنانا چاہیے کہ ہم اس کا جو ہے وہ کلا کما کریں گے, لیکن سیاسی قیادت کو فیصلے لینے چاہیے, اور جو سیاسی قیادت فیصلے لیتی ہے پھر اس کے اوپر جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں, چاہے وہ فوج ہے, دیگر سیکیورٹی ادارے ہیں, وہ اس کے اوپر عمل کریں.